हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है इम्यूनोलॉजी का टॉपिक। ऑलरेडी हम लोग इम्यूनोलॉजी के ऊपर लेक्चर सीरीज़ बना रहे हैं और ये उसी लेक्चर सीरीज़ में एक नया टॉपिक है। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं एंटीजन प्रोसेसिंग की। वी वुड टॉक अबाउट एंटीजन प्रोसेसिंग इन दिस एंड एंटीजन प्रोसेसिंग और प्रेजेंटेशन जो है हम इसमें एंडोजीनियस पाथवे के थ्रू देखेंगे कि एंडोजीनियस पाथवे के थ्रू किस तरीके से एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन होता है। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि एंटीजन प्रोसेसिंग और प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है। ठीक, तो जाहिर सी बात है कि किसी भी चीज़ को प्रोसेस करके उसको प्रेजेंट करना, किसी चीज़ को प्रेजेंट करना का मतलब क्या हो गया, किसी चीज़ को सामने ले करके आना, प्रेजेंट करना। जैसे कि क्या होता है, आप कभी भी कॉलेज में जब आपको प्रेजेंटेशन देनी होती है तो क्या होता है, आप अपना प्रेजेंटेशन लेके सबके सामने आते हो और उसको प्रेजेंट करते हो। तो उससे क्या होता है, क्लास के जितने बाकी स्टूडेंट्स होते हैं वो आपकी प्रेजेंटेशन को देखते हैं, व्यू करते हैं, आपसे इंटरैक्ट करते हैं। तो सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को अपने एंटीजन को प्रेजेंट करना पड़ता है अपने सरफेस के ऊपर, जिससे कि टी सेल्स जो हैं वो आकर के इनके साथ इंटरैक्ट कर सकें, इनको व्यू कर सकें, इनको देख सकें। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट का ध्यान रखते हुए आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। इसका इंट्रोडक्शन क्या, मैं किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ इसको, कि टीसी और टीएच सेल्स जो हैं वो सिर्फ तभी एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेंगे जब वो बॉडी की यानी कि सेल्फ एमएचसी से अटैच्ड कोई एक पेप्टाइड हो, कोई एक एंटीजन हो। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये बॉडी के अंदर पेप्टाइड आया है, ये बाहर से पेप्टाइड आया हुआ है बॉडी के अंदर, लेकिन इसको टीसी सेल्स जो हैं वो बाहर से देख करके इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। तो इनके रिकॉग्निशन के लिए एक कंडीशन बहुत एसेंशियल है, और ये कंडीशन क्या है कि ये जो पेप्टाइड है, ये जो बैक्टीरिया है, ये जो वायरस है, इसको प्रेजेंट करवाना होगा एमएचसी के ऊपर। अब एमएचसी क्या है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स है जो सेल्स के ऊपर पाया जाता है। न्यूक्लिएटेड सेल्स के ऊपर MHC1 पाया जाता है, और जितने एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं जैसे कि डेंड्राइटिक सेल्स हैं, जैसे कि मैक्रोफेजेस हैं, और जैसे कि बी सेल्स हैं, उनके ऊपर क्या पाया जाता है, उनके ऊपर MHC2 पाया जाता है। तो इसका कहने का मतलब मेरा क्या हुआ कि जब भी बाहर से कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया वगैरह आया है सेल के अंदर, तो तब तक टी सेल्स जो हैं वो उसको पहचान नहीं पाएंगे जब तक ये एमएचसी इस बैक्टीरिया या वायरस को ऊपर दिखाता नहीं है, प्रेजेंट नहीं करता है, कि टीसी सेल्स को ये दिखाता नहीं है जब तक कि ये बैक्टीरिया या ये वायरस हमको इन्फेक्ट कर चुका है। तो इसके लिए कुछ करिए, इसके लिए कोई विकल्प ढूंढिए, इसके लिए कुछ करिए, इसको एड्रेस करिए, इस प्रॉब्लम को। जब तक इस तरीके से दिखाता नहीं है तब तक क्या होगा, तब तक टी सेल्स जो हैं वो इनकी हेल्प करने या बॉडी का इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए नहीं आ सकते। तो यही चीज़ मैंने लिखी भी हुई है कि टीसी एंड टीएच सेल्स रिकॉग्नाइज एंटीजन ओनली व्हेन इट इज़ प्रेजेंटेड बाय अ सेल्फ एमएचसी मॉलिक्यूल। जब तक सेल्फ एमएचसी मॉलिक्यूल, सेल्फ एमएचसी मतलब अपनी बॉडी का एमएचसी मॉलिक्यूल, इसको प्रेजेंट ना कर दे, तब तक क्या होगा, टीसी या टीएच सेल इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते। जरा देखते हैं, अगर मैं ये सेल बोलूं और इस सेल के ऊपर पाया जा रहा है ये हमारा एमएचसी, तो ये एमएचसी जब तक इस पेप्टाइड को प्रेजेंट नहीं करता, किसके ऊपर, यहाँ से आने वाले टीसी सेल्स को नहीं प्रेजेंट करता, तब तक ये टीसी सेल नहीं समझ पाएगा, या तब तक ये टी सेल नहीं समझ पाएगा कि ये बॉडी का ये सेल इन्फेक्टेड है। ठीक, इसी कंडीशन को बोलते हैं सेल्फ एमएचसी रेस्ट्रिक्शन। मतलब आपके इम्यून सिस्टम में एक रेस्ट्रिक्शन है कि तब तक कोई इम्यून रिस्पॉन्स नहीं दिया जा सकता, तब तक कोई इम्यून रिस्पॉन्स नहीं लाया जा सकता जब तक एमएचसी उसको प्रेजेंट नहीं कर देता। इसी प्रक्रिया को या इसी प्रोसेस को बोलते हैं सेल्फ एमएचसी रेस्ट्रिक्शन। ठीक, अब आगे चलते हैं। ध्यान देंगे कि जो भी टी सेल्स होते हैं उनको दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं, टीएच सेल और टीसी सेल। टीएच का मतलब क्या हो गया, टी हेल्पर सेल, और टीसी मतलब हो गया टी साइटोटॉक्सिक सेल्स। ठीक, तो अब जो हेल्पर सेल हैं वो अपना जो मार्कर है CD4 मार्कर, उसकी मदद से आपके क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज करते हैं, या क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो भी आपका पेप्टाइड पाया जा रहा है उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। चलिए ज़रा यहाँ पे एक चीज़ समझ ली जाए। तो यहाँ पे मैं क्या बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये बनाना चाहता हूँ कि CD4 जो है,
CD4 जो सेल्स हैं ये किससे इंटरैक्ट कर रहे हैं जी? क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल से रिकॉग्नाइज के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो ये देखिए क्लास 2 MHC, तो यहाँ पे इसको याद करने का क्या तरीका है? ये 4 में देखिए, 4 में 2 इस तरीके के डंडे होते हैं 4, और यहाँ पे क्लास 2 MHC में भी 2 इस तरीके के डंडे हैं। तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2, आप ये आसानी से याद कर सकते हैं। क्लास CD4 जो है, यानी कि CD4 मार्कर जो है वो इंटरैक्ट करने के काम आता है क्लास 2 MHC से। और ये CD4 मार्कर होता कहाँ है जी? CD4 मार्कर कहाँ होगा? TH सेल्स के अंदर। तो देखिए यहाँ पर भी 2 डंडे हो गए, ये CD4 हो गया, TH हो गया, और ये 2 हो गया, क्लास 2 MHC से इंटरैक्ट करता है, 4H और 2। तो ये आसानी से आप इसको इजीली रिमेंबर या याद कर सकते हैं। तो ज़रा देखिए यहाँ पे CD4 जो है वो TH सेल के ऊपर पाया जाता है, और ये CD4 इंटरैक्ट करने में हेल्प करता है किससे? क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल से। क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल के ऊपर क्या होगा जी? पेप्टाइड लगा हुआ होगा इस तरीके से, ठीक? इसी पेप्टाइड को डिटेक्ट कर लेता है आकर के। अब नेक्स्ट क्या है? तो ये तो मैंने बता दिया। ये आपका, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो CD4 जो है वो क्या है? क्लास 2 MHC रेस्ट्रिक्टेड है, और CD8 जो है, यहाँ पे CD8 TC सेल्स, ये देखिए TC सेल्स के ऊपर अपना मार्कर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं CD8 मार्कर। फिर से समझेंगे, TC सेल, TC मतलब T साइटोटॉक्सिक सेल के ऊपर अपना मार्कर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं CD8 मार्कर। और यही CD8 मार्कर जो है वो क्लास 1 MHC के साथ इंटरैक्ट करने में हेल्प करता है। तो 2 तरीके के MHC हैं, मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ पिछले एक वीडियो में। अगर आपको नहीं पता है तो मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा, वो भी देख लीजिएगा। तो CD8 जो है वो क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल से इंटरैक्ट करता है, तो इसलिए इसको बोला जाता है क्लास 1 रेस्ट्रिक्टेड मॉलिक्यूल। तो TC सेल्स क्या है? क्लास 1 रेस्ट्रिक्टेड है। TH सेल्स क्या है? क्लास 2 रेस्ट्रिक्टेड है। इतनी चीज़ ज़रूर समझ में आ गई होगी। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि प्रेजेंटेशन और प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है। 3 स्टेप्स होते हैं, ध्यान रखेंगे। 3 स्टेप्स होते हैं। जैसे कि कोई भी फॉरेन प्रोटीन या कोई भी फॉरेन चीज़ बॉडी में आई तो उसके बाद क्या होगा? सबसे पहले हमको उस फॉरेन चीज़ को तोड़ देना है, छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देना है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं जनरेशन ऑफ पेप्टाइड एंटीजेंस। अब जैसे कोई भी बाहर से बैक्टीरिया या वायरस आया है, उसका कोई प्रोटीन स्ट्रक्चर होगा, उसमें कुछ प्रोटीन्स पाए जाएंगे, कुछ जीनोम होगा उसका। तो क्या होगा? इस तरीके के जो प्रोटीन्स हैं, जिस भी प्रोटीन्स से वो बना हुआ है, उस प्रोटीन्स को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया जाएगा। यही पहला प्रोसेस है, जनरेशन ऑफ पेप्टाइड एंटीजेंस। नेक्स्ट प्रोसेस क्या हो गया? बाइंडिंग ऑफ पेप्टाइड्स टू द MHC मॉलिक्यूल। अब अपने पास MHC मॉलिक्यूल तो है ही हैं, जो पेप्टाइड्स बाहर से आए हैं उसको MHC मॉलिक्यूल पे जोड़ देना है इस तरीके से। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? पेप्टाइड और MHC का जो यहाँ पे कॉन्जुगेट बना हुआ है उसको ले जा करके सेल सरफेस के ऊपर पहुँचा देना है। आगे क्या हो गया? अब सेल के ऊपर ये एक इस तरीके का एक प्रेजेंटेशन टाइप का हो रहा है, जिससे कि पता चल रहा है कि हाँ, ये सेल जो है वो इन्फेक्टेड है। तो जो भी TC सेल्स या TH सेल्स आसपास से गुजर रहे होंगे वो इसको रिकॉग्नाइज करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द किस MHC पे ये शो कर रहा है या प्रेजेंट हो रहा है। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? T सेल रिकॉग्निशन हो जाएगा। तो डिस्प्ले ऑफ पेप्टाइड, देखिए यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। डिस्प्ले ऑफ पेप्टाइड जो है वो बिना MHC कॉम्प्लेक्स के हो नहीं सकता। तो MHC कॉम्प्लेक्स के साथ इसको कॉन्जुगेटेड होना चाहिए आपके पेप्टाइड को। तो इतनी चीज़ ज़रूर समझ में आ गई। थोड़ा सा और आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि जब ये एंडोजीनियस पाथवे के थ्रू होता है तब क्या होता है। अब मैं जब बोल रहा हूँ एंडोजीनियस पाथवे, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 2 पाथवे होंगे, 2 पाथवे हो सकते हैं। एक तो एंडोजीनियस हो गया, एक एक्सोजीनियस हो गया। तो यहाँ आज के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे एंडोजीनियस पाथवे क्या होता है। एंडो मतलब क्या हो गया? एंडो मतलब अंदर। किसके अंदर? सेल के अंदर, ठीक। तो इसको इस तरीके से याद करेंगे। एंडो मतलब क्या हो गया? अंदर। किस चीज़ के अंदर? सेल के अंदर। मतलब ये क्या हो गया कि यहाँ पे जो भी प्रोटीन्स बन रहे हैं वो सेल के अंदर से बन के आ रहे हैं। मतलब क्या हो गया? सपोज करिए अगर एक सेल है, अगर सपोज करिए ये एक सेल है, इस सेल के अंदर क्या हो गया? बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन कर दिया। तो अब ये सेल के अंदर बैक्टीरिया है, ठीक है। तो अब क्या होगा? सेल इस बैक्टीरिया को किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी मैकेनिज्म से क्या करेगा? बैक्टीरिया को तोड़ने की कोशिश करेगा और इसके चीज़ों को, इसके प्रोटीन्स को तोड़ देगा, अपने MHC के ऊपर उसको अटैच करवाएगा और MHC को बाहर, सेल के बाहर प्रोजेक्ट करवा देगा या प्रेजेंट करवा देगा। तो यही काम होता है बेसिकली।
तो अब आप सोचेंगे कि एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस में क्या अंतर हो गया जी। तो एंडोजीनियस का यहाँ पे मतलब क्या हो गया कि सेल के अंदर आ चुका है बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया ने सेल को इफेक्ट कर दिया है। अब एक्सोजीनियस पाथवे में क्या होगा ये हम नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बहरहाल इतना समझते हैं कि एंडोजीनियस पाथवे में क्या हो गया, ये सपोज करिए ये हमारा सेल था और सेल के अंदर जो है वो बैक्टीरिया जो है वो आ चुका है, पहले से ही बैक्टीरिया आ चुका है। तो अब सेल क्या करेगा, इस बैक्टीरिया को तोड़ेगा, तोड़ने के बाद छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ने के बाद ये यहाँ पे अपने MHC के ऊपर इसके पेप्टाइड्स को प्रोजेक्ट कर देगा और उसके बाद फिर वही कहानी TC या TH सेल आकर के इसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और इसी को अच्छा इस एंडोजीनियस पाथवे का दूसरा नाम क्या है, साइटोसोलिक पाथवे। तो अक्सर एग्जाम में CSIR ही नहीं, जो आपके सेमेस्टर के एग्जाम होते हैं उसमें भी इस तरीके का एक हल्का सा ट्विस्ट कर देते हैं। एंडोजीनियस पाथवे की जगह आपसे पूछ लेंगे साइटोसोलिक पाथवे क्या होता है। तो इसको परेशान नहीं होना है, बस इतना जितना मैंने बताया है उतना याद रखेंगे, आप किसी भी एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन को क्रैक कर लेंगे। चलिए, तो इसको साइटोसोलिक पाथवे भी बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, बैक्टीरिया कहिए, वायरस कहिए या पैरासाइट कहिए, कोई भी इन तीनों में से किसी भी सेल को इन्फेक्ट करने की कैपेसिटी रखता है, ये बात हम लोग जानते हैं। पैथोजेंस हैं, इन्फेक्शियस एजेंट से क्या करेंगे, सेल को इन्फेक्ट करेंगे। ठीक, अब ये इन्होंने क्या किया जी, इन्फेक्ट द सेल, सेल को इन्फेक्ट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होना है, नेक्स्ट स्टेप में डाइजेशन ऑफ एंडोजीनियस पेप्टाइड्स। एंडोजीनियस पेप्टाइड्स क्यों बोला, फिर समझेंगे, क्योंकि ये सेल के अंदर पहले से ही हैं। जब सेल के अंदर पहले से हैं तो एंडोजीनियस ही तो बोलेंगे, एक्सोजीनियस तो बोल नहीं सकते। तो डाइजेशन करेंगे इसका, एंडोजीनियस पेप्टाइड का क्या करिएगा, डाइजेशन करिएगा। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि डाइजेशन होता कैसे है। अब आपको पता है एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसको बोलते हैं प्रोटियोजोमल कॉम्प्लेक्स। इसका काम क्या होता है जी, जब भी कोई ऐसा प्रोटीन है जो नॉन फंक्शनल है, जो नुकसान पहुंचा रहा है बॉडी को, या जिसको अब डिग्रेड कर देना चाहिए, उसका जो मटेरियल है वो बाकी चीज़ों में यूज़ कर लिया जाए, तो इस तरीके का जो प्रोटीन है उसको डिग्रेड करने के लिए ये एक मैकेनिज्म बना हुआ है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटियोजोमल कॉम्प्लेक्स। कई सारे प्रोटीन इसमें पाए जाते हैं, खैर उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। बट ये एक मैकेनिज्म है, मशीन है, जो क्या करेगा, जिस भी चीज़ के ऊपर यूबिक्विटिन लगा हुआ है। सपोज करिए ये मेरा एक प्रोटीन P है, ये मेरा एक प्रोटीन P है, इसके ऊपर मैंने क्या कर दिया, यूबिक्विटिन लगा दिया। तो ये क्या है, ये एक तरीके का मार्कर हो गया, यूबिक्विटिन एक तरीके का मार्कर हो गया। और ये क्या बताएगा, ये बॉडी को ये बताया, एक प्रोटियोजोमल कॉम्प्लेक्स को ये सिग्नल देगा कि भाई यहाँ पे आपका टारगेट है, इसको ख़त्म कर दीजिए, इसको किल कर दीजिए, तो इसको डिग्रेड कर दीजिए। तो क्या है, यूबिक्विटिन एक तरीके का मार्कर है जो कि बता रहा है कि आपके इस प्रोटीन को डिग्रेड करने का समय आ गया। जैसे ही यूबिक्विटिन को यहाँ पे देखेगा, जिस तरीके से बिल्ली जो है चूहे को देख करके कूदती है, वैसे ही प्रोटियोजोमल कॉम्प्लेक्स इसको देख करके कूदेगा और इसके बाद इसको डिग्रेड कर देगा। ठीक, इतनी चीज़ समझ में आ गई। तो अब ज़रा सोचिए कि यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं कि जो भी आपके पेप्टाइड्स हैं, एंडोजीनियस पेप्टाइड्स आ गए हैं, उसको क्या कर दिया जाएगा, टैग कर दिया जाएगा। किससे टैग करेंगे, यूबिक्विटिन से टैग करेंगे जी। तो सपोज करिए यहाँ पे क्या हुआ, मान लीजिए ये जो है हमारा जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन है जो बैक्टीरिया से आया है, इसको हमने क्या कर दिया, यूबिक्विटिन से टैग कर दिया। अब इधर प्रोटियोजोमल कॉम्प्लेक्स जो है ये यहाँ पे पहुँच चुका है और इसको डिग्रेड कर दिया, छोटे छोटे हिस्सों में यहाँ पे डिग्रेड कर दिया। तो देखिए ये एंडोजीनियस एंटीजन हमने बनाया था, ये प्रोटियोजोम आया, ये यूबिक्विटिनाइलेशन वाला प्रोसेस हमने यहाँ पे नहीं बताया था, यहाँ बता दिया है क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम हो जाएगा। इस पे यूबिक्विटिन अटैच हुआ होगा, प्रोटियोजोमल कॉम्प्लेक्स आया और इसको छोटे छोटे हिस्सों में यहाँ पे तोड़ दिया। देख पा रहे होंगे आप। अब छोटे हिस्सों में तोड़ने के बाद क्या हुआ, इसको हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जो छोटे हिस्से हुए हैं ना, इसको आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ले करके जाना है। तो उससे पहले एक और स्टेप है, क्योंकि अभी भी ये जो प्रोटीन के जो हिस्से हैं, जो पेप्टाइड्स हैं, ये बड़े ज़्यादा हैं लेंथ में, इनको थोड़ा सा और छोटा करना है, ट्रिम करना है। कैसे ट्रिम होगा, देखा होगा आपने कि वहाँ पे कभी भी नाई के पास जाइए तो पीछे एंड से काट देता है, एंड से बाल काट देगा। एंड से बाल काटेगा तो इसका मतलब क्या हो, यहाँ पे अमाइनो पेप्टाइडेजेज है, क्या करेंगे जी, अमाइनो टर्मिनल से काट देंगे, जो आपके प्रोटीन को जो छोटा कर देंगे, अमाइनो पेप्टाइडेजेस। तो क्या होगा, आपके जो भी स्ट्रैंड्स यहाँ पे जो भी पेप्टाइड्स बन के आए थे, उनकी लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
लेंथ कम क्यों करनी है भाई? क्योंकि हमें यहाँ पे MHC के ग्रूव में अपने पेप्टाइड को फिट भी तो करना है। अगर पेप्टाइड की लेंथ बढ़ जाएगी तो इस MHC के ग्रूव में फिट ही नहीं हो पाएगा, तो कैसे प्रेजेंटेशन होगा, वो सब खत्म हो जाएगा। ठीक, तो अब अमाइनो पेप्टाइडेज हो गया, इसको छोटा कर देगा। नेक्स्ट क्या है, हमको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर इस जो पेप्टाइड है यहाँ पे आपके, उनको लेकर के जाना है। कहाँ पे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। कैसे लेके जाएंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर? वहाँ पे एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको बोलते हैं टैप प्रोटीन। काम क्या करेगा जी? ट्रांसपोर्टर एसोसिएटेड विद एंटीजन प्रोसेसिंग। इस टैप का फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसपोर्टर एसोसिएटेड विद एंटीजन प्रोसेसिंग। क्या करेगा साहब? ये टैप इस प्रोटीन को, यानी कि हमारे जो ये पेप्टाइड्स हैं जो छोटे हो चुके हैं अमाइनो पेप्टाइडेज के इंटरेक्शन के बाद, उसके ज़रिए ये हमारा अंदर आ जाएंगे। ये यानी कि छोटे छोटे पेप्टाइड्स अंदर आ जाएंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कौन इंतजार कर रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर इंतजार कर रहा है MHC1। ठीक, वही वाला है जैसे अमिताभ बच्चन कहते हैं ना, तुम लोग मुझे वहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। तो वही MHC1 यहाँ पे वेट कर रहा है, किसका? पेप्टाइड का। अब MHC1 पेप्टाइड को लेकर के यहाँ से निकलेगा, कहाँ जाएगा जी? गोल्गी के थ्रू। गोल्गी का क्या काम है? ट्रैफिक पुलिसमैन की तरीके से काम करता है, यानी कि पैकेजिंग करेगा चीज़ों को और डायरेक्ट कर देगा कि तुम यहाँ जाओ, तुम यहाँ जाओ, तुम यहाँ जाओ। तो वैसे ही गोल्गी के थ्रू पास होते हुए क्या करेगा जी? यहाँ पे जाने के बाद देखिए, ये गोल्गी के जो मेम्ब्रेन है, जो गोल्गी ने इसको दिया है, उस मेम्ब्रेन से इंक्लोज होने के बाद ये यहाँ पे क्या हुआ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मेम्ब्रेन से फ्यूज हो गया। कैसे फ्यूज हो गया? दोनों ही मेम्ब्रेन में तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है ना जी, तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर आपस में फ्यूज करेगी और क्या हो जाएगा? MHC जो है वो प्रोजेक्ट हो जाएगा। कहाँ पे? सरफेस के ऊपर। ठीक, तो ये पूरी कहानियों की जरा सा इसको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ जी? एंडोजीनियस एंटीजन को प्रोटियोजोम ने तोड़ दिया छोटे छोटे हिस्सों में, उसके बाद अमाइनो पेप्टाइडेज ने इसको और ट्रिम कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में टैप के थ्रू चला गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाने के बाद वहाँ अटैच हुआ MHC1 से। MHC1 इसको लेकर के गोल्गी के पास गया। गोल्गी के पास जाने के बाद गोल्गी ने अपनी मेम्ब्रेन दी और पहुंचा दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। अब देखिए जी, ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोजेक्ट हो गया है और अब ये वेट कर रहा है कि कौन इसको आकर के स्क्रीन करेगा, कौन इसको आकर के ढूंढेगा। तो T सेल आकर के इसको देखेगा और इसके बाद अपना रिस्पॉन्स करेगा। तो इसीलिए इसको साहब एंडोजीनियस एंटीजन बोलते हैं, क्योंकि ये सेल के अंदर से आया है। अगर सेल के अंदर से नहीं आया होता, वो कहानी बाद की है कि एक्सोजीनियस एंटीजन में, एक्सोजीनियस पाथवे में क्या होता है। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।